नमस्कार। आज का टॉपिक है नए दौर में बर्मा। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। इसकी खूबसूरती और परेशानी दोनों पर मैं बात करूंगा। इसकी पहली खूबसूरती है इसका भूभाग। एशिया के 3 रीजन को ये जोड़ता है ईरान की तरह। एशिया के नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न एशिया, तीनों को जोड़ता है। जैसे ईरान के साथ साउथ एशिया है, नॉर्थ एशिया और मिडिल ईस्ट है। यहाँ 99% लगभग बुद्धिस्ट हैं, भूटान की तरह। ये भूटान की तरह छोटा देश ये नहीं है। छोटा जनसंख्या में 8 लाख की आबादी इसकी नहीं है, इसका 6 करोड़ की आबादी है। इसका क्षेत्रफल भूटान की तरह 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, इसका 40,000 किलोमीटर नहीं है, ये 7 लाख किलोमीटर का भूभाग इनका है। इसकी चौहद्दी है 6,500 किलोमीटर लंबी। उसमें से 2,000 किलोमीटर सिर्फ पानी के साथ है, मैरीटाइम कोस्टल लाइन। तो जहाँ ज़मीन से है जुड़ा हुआ, वहीं ये पानी से भी है। ज़मीन से चाइना के साथ है, ज़मीन से इसकी सीमा मिलती है लाओस से, थाईलैंड से, इंडिया से, बांग्लादेश से। इस तरह से ये स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लोकेशन का है, सब कुछ है इसके पास। और रही बात यहाँ के एग्रीकल्चर का, यहाँ धान है तो गेहूँ भी है, गेहूँ है तो दाल भी है। बहुत उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की। नेचुरल रिसोर्सेस में इसको, यहाँ पेट्रोल है, आपको आश्चर्य लगेगा। यहाँ गैस है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर टिम्बर भी है, लकड़ियाँ बहुत अधिक यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, अच्छी क्वालिटी की है। ये सारी खूबसूरती है यहाँ की। दूसरी खूबसूरती है लिटरेसी। यहाँ का मेल लिटरेसी है 90%, फीमेल भी है 85%। तीसरी खूबसूरती है यहाँ बहुत अधिक समय तक फौजी शासन रहा, लेकिन फौजी शासन में नहीं आना चाहता था। और मुल्कों में फौजी चाहता है कि शासन हम छोड़ें ही नहीं। यहाँ का फौजी चाहता है कि हम राजनीति में ना जाएं, और जाएं तो जल्दी से निकल जाएं। और एक और अच्छी बात है यहाँ के लिए, वो है यहाँ के लोग बड़े शांत विचार के लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं। लेकिन सबसे जो परेशानी का कारण है, परेशानियों में गिना रहा हूँ, इसकी सबसे बड़ी परेशानी है वहाँ का समाज जो टुकड़ों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, जनजातियों में बटा हुआ है। पूरी दुनिया में इतनी लंबी अवधि तक एथनिक सिविल वार और कहीं नहीं हुआ। जातियाँ आपस में हिंसक हैं, दंगे करते हैं। देश को आगे बढ़ना हो तो ये पीछे खींचते हैं। यह बहुत बड़ा लेसन हम सब के लिए है। समाज को जोड़ के रखना विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम टुकड़ों में सोचते हैं तो विकास भी टुकड़ों में हो जाता है। ये म्यांमार की सारी अच्छी बातों के साथ साथ ये परेशानियाँ म्यांमार को भुगतना पड़ रहा है। 1886 के पहले यहाँ डायनेस्टी राज करती थी। कभी एक परिवार है एक जनजाति का, तो दूसरा परिवार दूसरे जनजाति का, आपस में लड़ते रहते थे, राज करते रहते थे। उसके बाद 1886 में ये अंग्रेज़ों के शासन में आ गया भारत में, और आज़ादी मिली उसको 1948 में, 1 साल बाद भारत के। ये जनजातियों का, किसी का भी शासन हो, जनजातियों के संघर्ष चलते रहे। 1948 में जो आज़ाद हुआ, और अभी 2020 तक दंगे चल ही रहे हैं। कम जरूर हुए हैं, समाप्त नहीं हुआ है। वहाँ इंसर्जेंसी है सीमाओं पर, वहाँ मिलिटेंसी है सीमाओं पर, बहुत बड़ी चुनौती है। भारत के साथ वो मिजोरम से जुड़ा हुआ है, मणिपुर से जुड़ा हुआ है, नागालैंड से जुड़ा हुआ है, और अरुणाचल से जुड़ा हुआ है। चीन की सीमाएं इसकी भारत से ज़्यादा है, 2100 किलोमीटर है
भारत का 1600 किलोमीटर है। वहीं थाईलैंड और लाओस के साथ करीब करीब 2500 किलोमीटर की सीमाएं दोनों के साथ 2500 है। बांग्लादेश के साथ सिर्फ 271 किलोमीटर है। ये सारी खूबियां हैं वहाँ पर, लेकिन परेशानियां जनजातियों में जो बटा हुआ समाज है सबसे बड़ी परेशानी है। 1948 में जब आज़ाद हुआ, डेमोक्रेसी आई और वहाँ पर यू नू, मिस्टर यू नू वहाँ के प्रधानमंत्री बने। यू नू वही हैं जो आज जो मैडम हैं सूची, उनके फादर थे, उनके पिताजी थे। तो 48 में तो उन्होंने शासन शुरू किया कि 58 होते होते इतने ज़्यादा दंगे बढ़ गए, इतनी परेशानियां बढ़ गई, तो उन्होंने कहा हम रिजाइन कर देंगे। फौजियों कहा आप आइए, फौजियों ने कहा नहीं हमको नहीं आना है, जो मैंने पहले को बताया फौजी सत्ता बनाना नहीं चाहते हैं। फिर भी उन्होंने कहा चलिए हेड मैं रहता हूँ, आप लोग मिनिस्टर बनिए, एक कोशिश तो करने दीजिए। इसी को कहते हैं मिलिट्री जनता। बट ये मुश्किल से 4 साल चले होंगे और इतने दंगे बढ़ गए कि मिलिट्री चीफ जो थे जनरल नेविन, उनको आना पड़ा नहीं चाहते हुए भी। मिलिट्री डिक्टेटरशिप लागू करना पड़ा, क्रश करना पड़ा सारे दंगों को। विदेशियों को कहा आप चले जाइए यहाँ से, भारतीयों को कहा आप चले जाइए छोड़ के यहाँ से, ताकत के साथ दबाया। कहा जाता है कि अगर आज म्यांमार बर्मा एक है तो पूरा क्रेडिट नेविन साहब को जाता है। फौजी होके भी इतना सम्मान मिले पूरे देश में, जब बहुत ही रेयर होता है। उन्होंने ये भी कोशिश किया 1974 में एक पार्टी का यहाँ पर राज हो, पार्टी बनाई, दूसरी पार्टियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक पार्टी का राज वहाँ बना रहा, नेविन साहब उसके हेड रहे। सोशलिस्ट पार्टी थी वो, कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका। बट लेकिन 1988 आते आते फिर दंगे इतने बढ़ गए कि उन्हें रिजाइन करना पड़ा। फिर जो सत्ता बनी, फिर फौजियों का ही डिक्टेटरशिप शुरू हुआ, सैनिकों का। लेकिन 2010 होते होते उन्होंने कहा अब हम अधिक सत्ता में नहीं रहेंगे, सिविल को आना चाहिए। इलेक्शन किया 2011 में और सिविलियन का डेमोक्रेसी शुरू हुआ। मैडम सूची जो राजनीतिक कैदी थी बहुत दिन तक, उनको रिलीज किया गया। एक और खूबसूरती हुई वहाँ की। 2015 में फिर चुनाव हुआ और मैडम सूची की पार्टी की जीत हुई, उनकी पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं लिया, क्योंकि वहाँ के संविधान के अनुसार जो किसी भी कारण से जेल गए हों तो सत्ता अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन पावर उन्हीं के हाथ में है। तो ये परेशानियाँ सब दिन होती रही, वो थी जनजातियों की परेशानियाँ। लेकिन खुशी की बात यह रही कि फौजी शासन में ज़रूर रहे, लेकिन नहीं चाहते हुए मजबूर में रहना पड़ा। तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो सिविलियन नहीं थे। जो गुण सिविलियन डेमोक्रेसी में होता, फौजियों की डिक्टेटरशिप में अलग नहीं हुआ उससे। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर हुआ है चाइनीज़ डोमिनेंस। म्यांमार का, बर्मा का बहुत अधिक आत्मनिर्भर होना, निर्भर होना चाइना पर। चाइना शुरू से चाहता रहा कि हम यहाँ पर कम्युनिज्म लागू करें, नेविन साहब ने नहीं होने दिया। कहा मैं खुद सोशलिस्ट पार्टी बनाता हूँ, प्राइवेट कंपनीज़ को हम सरकार के अंडर में लाते हैं, नेशनलाइज करते हैं, लेकिन कम्युनिज्म यहाँ नहीं चलेगा। इंडिया की तरह, इंदिरा गांधी की तरह उसने नेशनलाइज बहुत सारी प्रॉपर्टी किया वहाँ पर। चाइना का वो नहीं चला, लेकिन चाइना इतना अधिक पैसा दिया उनको, कर्ज में डुबो दिया। उसके बाद वहाँ बड़े बड़े रोड बनाए, गैस का पाइपलाइन बनाया, डीप वाटर पोर्ट सी उन्होंने बनाया वहाँ पर, अभी बना ही रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाए, इंडस्ट्री बहुत बढ़ाया उन्होंने, बहुत सारे उद्योग बनाए। और उद्योग बनाने के लिए गाँव को हटाना पड़ा, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत विरोध किया चाइना का। चाइना ने एक नहीं सुना, चाहे वहाँ की सरकार हो, सिविल का हो, फौज का हो, लोग हों, उसके दबाव का चाइना पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन 20वीं सेंचुरी के अंत आते आते सैनिक शासन वहाँ कम होना शुरू हुआ, चीन का प्रभाव थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। अब भारत की तरफ उसकी दौड़ शुरू हो गई है, म्यांमार की, पश्चिम देशों की तरफ उसकी दौड़ शुरू हो गई है। वहाँ व्यापार बढ़ रहा है, डेमोक्रेसी बढ़ रही है। अलग थलग जो कर दिया गया था उसको नेविन साहब ने आइसोलेट किया था, अब दुनिया के साथ वो जुड़ रहा है, डिप्लोमेसी शुरू हो गई है, डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गया है। इसीलिए नए दौर में आ चुका है म्यांमार।
जहाँ तक भारत का सवाल है, जहाँ तक साउथ एशिया का सवाल है, बहुत अच्छी तरह जुड़ रहा है म्यांमार से, बहुत अच्छी तरह जुड़ रहा है साउथ ईस्ट एशिया से। भारत वहाँ 3 बड़े बड़े रोड बना रहे हैं। एक रोड तो गुवाहाटी से लेकर के बैंकॉक तक जा रहा है, काम शुरू है और बर्मा होते हुए जा रहा है। दूसरा रोड साउथ एशिया से साउथ ईस्ट एशिया के लिए काम चालू है, जाएगा तो असम और मिजोरम होके ही, लेकिन जाएगा वो म्यांमार, बर्मा और फिर वहाँ से लाओस, कंबोडिया, वियतनाम की तरफ जाएगा। तीसरा एक और मज़ेदार बात है, एक रास्ता बन रहा है कलकत्ता से लेकर मिजोरम तक, भारत से भारत तक, बे ऑफ बंगाल सी रूट से वो चल के म्यांमार जाएगा। म्यांमार में नदी के ऊपर, ब्रिज के ऊपर रोड रहेगा, फिर ज़मीन पर रोड आएगा और मिजोरम जाएगा। कलकत्ता से चल के मिजोरम आप जा सकते हैं उससे। एक फ़ायदा ये भी होगा कि भारत जो पूरी तरह से निर्भर करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, उसका विकल्प भी हो जाएगा ये कलकत्ता मिजोरम वाला रास्ता। तीसरा और प्रयास में है, इंडिया कर भी रहा है कि वो बांग्लादेश होकर के नॉर्थ ईस्ट जाने का रास्ता बना रहा है। बंगाल से लेकर के बांग्लादेश होते हुए रेलवे से, रोड से वो त्रिपुरा जाएंगे, त्रिपुरा से फिर असम जाएंगे और जगह जाएंगे। तो ये जो म्यांमार और भारत का रिश्ता आगे बढ़ा है, तो भारत ने उनको डेमोक्रेसी और आगे बढ़ने में बहुत इन्फ्लुएंस किया है, बहुत उत्साहित किया है भारत ने, इसलिए डेमोक्रेसी भी आ रही है वहाँ पर। और रही बात और सारी परेशानियों की, जैसे मान लीजिए वहाँ का आर्थिक विकास, ये सच है कि सारी खूबसूरतियों के बावजूद भी आर्थिक विकास वहाँ नहीं हो पाया। स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट लोकेशन है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कुछ है, आर्थिक विकास तो उसी हिसाब से होना चाहिए था, नहीं हुआ है। 1980 में मात्र 12 बिलियन इनका जीडीपी था, अभी बहुत बढ़ा है तो 2 बिलियन का जीडीपी हुआ है। दुनिया के साथ व्यापार में नया उन्होंने शुरू किया है व्यापार, बहुत बाद में, जो अभी वो इंपोर्ट कर रहे हैं 18 बिलियन का, एक्सपोर्ट कर रहे हैं 15 बिलियन का। भारत भी व्यापार कर रहा है, चीन का व्यापार तो बहुत अधिक है। भारत भी वहाँ सुरक्षा में मदद कर रहा है, सैनिकों में मदद कर रहा है, भारत वहाँ पर ड्राई पोर्ट बना रहा है, भारत वहाँ रोड बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कि चाइना का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन अब भी चाइना बहुत ज़्यादा है। ये सारी परेशानियाँ वहाँ की है। इसे देखते हुए लगता है कि सचमुच म्यांमार नए दौर में प्रवेश कर गया है। ये सारी उम्मीदों के साथ मैं कल्पना करता हूँ कि म्यांमार आगे बढ़ेगा। लेकिन चीन जिस तरह से डेट ट्रैप, चीन जिस तरह से कर्ज में पैसा बहुत अधिक दे करके कर्ज में डुबा देता है छोटे देशों को और अपने कब्जे में कर लेता है, यही कहानी पाकिस्तान में किया है उसने, नॉर्थ कोरिया में किया है, यही बात दोहराई है उन्होंने नेपाल में, यही बात है श्रीलंका के मालदीव के साथ। कर्ज दे दो और जो मर्जी सो करवाओ। पूरी दुनिया में 80-90% देश ऐसे ही हैं। अगर ऐसे ही गलत कदम उठते रहे, गलत इरादे बनते रहे चाइना के, तो कैसा भविष्य होगा अंदाज कीजिए। कि कर्जों में दबा दो और अपने कब्जे में ले लो, राज मत करो, पैसा राज करेगा उनका। दूसरी बात, मिलिट्री मसल, फौजी ताकत के बल पर ये विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंशनिज्म कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपेंशनिज्म हो रहा है, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिज्म कर रहे हैं और टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म तो कर ही रहे हैं। हर तरफ उन्होंने परेशानियां पैदा की है अपने चारों तरफ, वही वो कर रहे हैं म्यांमार में भी। ये सारी दुखद लेकिन सच की कहानी है। भारत लेकिन चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे म्यांमार हो, सब जगह एक आशा की किरण जरूर है। चाइना लाख कोशिश कर ले, लेकिन जहाँ तक कल्चर का सवाल है वो भारत के करीब है। बर्मा, वहाँ राजनीतिक लाभ भले चाइना ले ले,
स्ट्रैटेजिक फ़ायदा भले उठा ले, व्यापार भले बढ़ा दे, लेकिन आदमी और आदमी के बीच के जो रिश्ते होते हैं, जो अस्थायी होते हैं, वो है कल्चरल रिलेशनशिप, जो भारत के साथ ही है उसका। इन्हीं आशाओं के साथ कि जो कदम आगे बढ़े हैं म्यांमार के और बढ़ते रहें, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।